इमेजिन एक देश जहां एक ही दिन में पार्लियामेंट पर हमला हो, सड़कें और पार्लियामेंट जल उठे और 12,500 कैदियां जेल तोड़कर भाग गए, और फिर वही देश अपने प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दे। दोस्त, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये नेपाल की असली कहानी है। और आज समझेंगे नेपाल का एक क्राइसिस कैसे शुरू हुआ और इसका फ्यूचर क्या होगा। द बैकग्राउंड स्टोरी। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी चीज से। नेपाल का यूथ फ्रस्ट्रेटेड थे करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और ओल्ड डर्टी पॉलिटिक्स से। और फिर एक दिन सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे कि हर एक का पेशेंस टूट गया। ये था कि सोशल मीडिया को बैन करना। कि उसमें से मेन एप्स थे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर। एक पूरा जनरेशन जिसकी आवाज सोशल मीडिया है, उसकी जुबान एकदम बंद हो गई। वहीं से शुरू हुआ नेपाल का सबसे बड़ा यूथ अपराइजिंग, द एक्सप्लोजन। एनजी प्रोटेस्टर्स एकदम वॉल्केनो की तरफ फट पड़े। थाउजेंड्स ऑफ यूथ सड़कों पर उतर आए। ये प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट था, जो रैली पार्लियामेंट तक चल रही थी। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर आता है जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैसेस छोड़े और वाटर कैनन से और रियल गन से एक्शन लिया। ये जनजी प्रोटेस्टर्स वायलेंट हो गए। इसके बाद नेपाल में कर्फ्यू लग गया। सबसे शॉकिंग मूवमेंट तब आया, प्रोटेस्ट वायलेंट होने के कारण से रियल गन से फायरिंग हुई, जिससे कि बहुत सारे लोगों की जाने गई। गुस्से से भरे लोगों ने जेलों पर हमला कर दिया। एक ही रात में 12,500 प्रिजनर्स जेल तोड़कर भाग गए। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ और उसको आग लगाए। ऑफिस और मीडिया हाउसेस जल गए। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स भाग दौड़ में गिरकर भी मारे गए। नेपाल जो शांति और माउंटेन्स के लिए जाना जाता है, एकदम बन गया जोन ऑफ चाओस। पॉलिटिकल अर्थक्वेक। प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को रिजाइन करना। और फिर आया एक हिस्टोरिक ट्विस्ट। नेपाल की हिस्ट्री में पहली बार बनी एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर, वो है सुशीला कार्की। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये एक चीफ जस्टिस थी, तो इसलिए इनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया गया और नए इलेक्शंस अनाउंस हुए, जो 5 मार्च 2026 को होने वाला है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बदलाव यूथ का ट्रस्ट वापस ला पाएगा? इम्पैक्ट एनालिसिस। इस क्राइसिस का असर नेपाल के अंदर भी हुआ और बाहर भी। नेपाल के अंदर टूरिज्म, जो जीडीपी की जान है, वो कोलैप्स हो गई। होटल्स खाली होने लगे, फॉरेन टूरिस्ट कैंसिल करने लगे, ट्रेड रुक गए और यूथ का ट्रस्ट सिस्टम से और हिल गया। नेपाल के बाहर के बॉर्डर पर हर रोज 10 करोड़ का नुकसान हो रहा है। चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यानी अब सिर्फ नेपाल का क्राइसिस सिर्फ नेपाल का नहीं रहा है, ये पूरा साउथ एशिया को शेक कर रहा है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। तो अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? मार्च 2026 में इलेक्शन होने वाले हैं। यूथ चाहता है एक नया नेपाल, फ्री एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी और फेयर प्रोग्रेसिवनेस। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ताकत वापस लाने की पूरी तैयारी में है। एनजी की आवाज एक नए युग की शुरुआत करेगी या फिर नेपाल एक अधूरी क्रांति में अटक जाएगा? नेपाल का एक क्राइसिस हमें एक चीज सिखाती है, जब यूथ उठता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। और असली चैलेंज तब होता है जब उस आवाज को रियल बदलाव में बदलना हो। मुझे आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, नेपाल 2026 के इलेक्शन के बाद एक नया चैप्टर लिखेगा या फिर क्राइसिस और गहरा होगा? अपनी सोच कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हर एक आवाज बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, हम एक नई सोच और एक कहानी बताते हैं। मैं हूँ शाहिद, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।